गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ज्योग्राफी 12th क्लास की है ना, इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। अभी क्लास कंप्लीट करवाया था। क्वेश्चन आंसर करना जरूरी है। क्वेश्चन आंसर जो है फर्स्ट वो कह रहा है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही चुनना है, मतलब सही उत्तर को चुनना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, वो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से एक चूज करना है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि समकलनात्मक अनुशासन। समकलनात्मक अनुशासन ये भूगोल का वर्णन करता है या नहीं करता है? तो भूगोल का ये वर्णन करता है। इसको हमने पढ़ा था कि भूगोल का दायरा विस्तृत कब होता है, जब समकलनात्मक, इस वर्ड को आप समझिए, समकलनात्मक ये वर्ड है ना, इसका इंग्लिश होता है इंटीग्रेटिव। इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है एकीकृत। एकीकृत मतलब दो वस्तु या दो संस्था को, संगठन को, दो वस्तु या संगठन को हम जब मिला देते हैं तो वो एकीकृत हो जाता है। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो है समकलनात्मक। तो हमने पढ़ा था कि भूगोल का दायरा जब बड़ा हो जाता है, जब समकलनात्मक हो, अनुभविक हो और व्यवहारिक हो। अनुभविक, ये अनुभव पे लिखी गई हुई बात है या कही गई हुई बात है जिसका प्रमाण नहीं होता है। ठीक है, इसका प्रमाण नहीं होगा, अनुभव पे केवल है। जो व्यवहारिक है, व्यवहार का संबंध किससे होता है? आचरण से। ठीक है, तो हमने देखा था कि भूगोल का दायरा जो बढ़ता है वो 3 के वजह से बढ़ता है, जो जिसमें समकलनात्मक है, यानी ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं कि मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अंदर, तो भूगोल का डिफिनेशन में ही ये शामिल है। दूसरा है, मानव भूगोल के डिफिनेशन में ये शामिल है। दूसरा है द्वैत और आश्रित, द्वैतता पर आश्रित, द्वैतता पर आश्रित भी इसमें शामिल है। हमने पढ़ा था द्वैतवाद, ये इसमें शामिल है। तीसरा फोर्थ है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। ये उत्तर सही नहीं है। आधुनिक की बात जब हम करते हैं उसमें प्रौद्योगिकी शामिल होता है। आदिम मानव प्रकृति के गुलाम हुआ करता था, उसमें प्रौद्योगिकी की बात नहीं होती थी। जो आधुनिक मानव है वो प्रौद्योगिकी के वजह से ही है। तो ये जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। जो सेकंड है क्वेश्चन, वो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। फर्स्ट है यात्रियों के विवरण। जो हमने पढ़ा था, जो अनुभविक होते हैं वो अपने अनुभव पे क्या लिखते हैं? लेख लिखते हैं, है ना, या डायरी लिखते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा राहुल संस्कृत्यायन की तिब्बत की यात्रा। तो आप अनुभविक की बात होती है, वो अपने अनुभव को किसी लेख या डायरी में या कहीं भी अन्य जगहों पे इन्होंने लिख दिया है। ये तो होता ही है, प्राचीन काल में यही होता था। प्राचीन काल में लोग भूगोल को इसी तरह वर्णन करते थे। प्राचीन मानचित्र, ये भी सही है। चंद्रमा से मिट्टी, चट्टानी पदार्थों के नमूने, चंद्रमा पे लोग उपग्रह भेजते हैं वहां के एनवायरनमेंट को जानने के लिए। ये तो अब की बात है ना, प्रेजेंट टाइम की बात है, तो ये गलत है। ठीक है, प्राचीन महाकाव्य फोर्थ ऑप्शन है, वो भी भूगोल में हम पढ़ते, महाकाव्य में भी भूगोल की बातें लिखी होती थी। तो ये 3 सही हैं। जो इसमें थर्ड सी ऑप्शन है वो गलत है। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो मानव बुद्धिमत्ता है, सही बात है। मानव की बुद्धि से तो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। उसके बाद है प्रौद्योगिकी।
उसके बाद है लोगों के अनुभव और मानवीय भाईचारा। और क्वेश्चन पूछ रहा है एक लोगों और पर्यावरण के बीच का अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कब हो गया था? जब प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी इसका हमने आविष्कार कर लिया, तो इसका जब आविष्कार कर लिया तो क्या हो गया? प्रकृति का मानवीकरण हो गया। ठीक है ना? तो ये सही है, प्रौद्योगिकी। ठीक। फोर्थ है निम्नलिखित में कौन, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? मानव भूगोल का उपगमन तो क्षेत्रीय विभिन्नता है, मात्रात्मक क्रांति ये भी है, स्थानिक संगठन और अन्वेषण और वर्णन, ये चार ऑप्शन है। क्षेत्रीय भिन्नता भूगोल में हम पढ़ते हैं, मात्रात्मक क्रांति भी पढ़ते हैं, अन्वेषण और वर्णन भी पढ़ते हैं, स्थानिक संगठन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर सी होगा। उसके बाद आपको 30 शब्दों में आंसर लिखना है। ठीक है, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है मानव भूगोल को परिभाषित करें। मानव भूगोल को परिभाषित करने के लिए हमने पढ़ा है कि पृथ्वी के वातावरण या पर्यावरण और मानव समुदाय के बीच का जो संबंध है वही मानव भूगोल है। ठीक, तो एक तो परिभाषा पहले लिखना है इसका, मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल को परिभाषित करना है तो मानव भूगोल को पहले लिखना है, उसकी परिभाषा। आगे लिखना है कि मानव भूगोल पर्यावरण और प्रकृति के बीच का संबंध होने की वजह से इसका स्थानिक प्रभाव होता है और मानव की जो क्रियाकलाप होते हैं उसका प्रभाव प्रकृति पे पड़ता है, वो स्थानिक भी होता है और वैश्विक भी होता है। जब वैश्विक स्तर पे हम देखते हैं तो सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी मुझको दिखाई देने लगेगा या प्रभाव दिखाई देता है अपने समुदाय, अपने समाज या अपने राज्य में। इसको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों का नाम लिखिए। तो मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं, जैसे आप उप क्षेत्र के व्यवहारवादी भूगोल हो गया, सामाजिक कल्याण का भूगोल हो गया, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ये सब पढ़ते हैं ना। उसके बाद कृषि उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन संसाधन भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सेना भूगोल, ये सब सारे पढ़ने पड़ते हैं, ये उपक्षेत्र है, इसको लिखना है। कह रहे तीसरा क्वेश्चन है मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो मानव भूगोल के बारे में लिखना है, पहले परिभाषा देना है, उस परिभाषा के बाद लिखना है कि चूंकि पृथ्वी का पर्यावरण या भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों शामिल होते हैं, है ना, दोनों शामिल होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका दायरा बड़ा हो जाता है। तो दायरा बड़ा होने के बाद आप उसमें आप लिखेंगे कि पृथ्वी को कैसे मानव के लिए एक आवास समझा जाता है। फिर उसका आप आगे लिख देंगे जो आपके उसमें सेकेंड सेंटेंस में ये दे रखा है, आप पढ़ेंगे आ जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध है। जब पृथ्वी के पर्यावरण या भौतिक भूगोल और मानव भूगोल आ जाते हैं तो इसमें समाजशास्त्र, नीति शास्त्र, बाकी राजनीतिक शास्त्र जितने हैं, राजनीतिक विज्ञान जितने भी हैं, वो सारे समाहित हो जाते हैं। ठीक, उसको अच्छे से क्लियरिफाई करना है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 150 शब्दों वाला, तीसरा नंबर। उसमें है कि मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। एक सेकंड में बताता। क्वेश्चन है थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मानव के प्राकृतिकरण,
इस पे लिखना है 150 शब्दों में, इसकी व्याख्या करनी है। तो जो मानव की प्रकृतिकरण है उसका संबंध हमने देखा था जब मैं क्लास ले रहा था, उसमें बताया था कि यहाँ पे मानव का प्रकृतिकरण है वो है किससे संबंधित है, वो है आपको जो आदिम जमाने में होते थे लोग, वो प्रकृति के गुलाम होते थे या प्रकृति के दास होते थे। प्रकृति के दास का क्या मतलब, पहले इसको समझा देता हूं, इसको अच्छे से समझना है। प्रकृति का दास का क्या मतलब, प्रकृति जो है ना वो शक्तिशाली माना जाता था, इसको शक्तिशाली माना जाता था। यानी जो मानव थे, मानव दास थे, जो मानव थे वो प्रकृति को पूजता था। ठीक है, जैसे आप देखते हो अग्नि, ब्रह्मा, सबकी क्या होती थी, पूजा होती थी उस टाइम बड़े पैमाने पे। और आग, पीपल, पेड़ों की पूजा। तो प्रकृति क्या था, वो शक्तिशाली था और मानव क्या था, कमजोर था। आज भी हालांकि प्रकृति को पूजते हैं जो आदिवासी लोग हैं, क्योंकि आज जो पूजते हैं उसके कंसेप्ट अलग हैं। उसके कंसेप्ट ये हैं कि जो आदिम जनजाति होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनका जो है आर्थिक क्रियाकलाप, रोजी रोटी, वो प्रकृति पे, जंगल पे ही डिपेंड है। वहीं से जड़ी बूटी को इकट्ठा करते हैं, वो मार्केट में बेचते हैं, अपनी भी इलाज करते हैं, कंदमूल इकट्ठा करके बेचते हैं, खुद भी खाते हैं। इस तरह से उनकी आर्थिक क्रियाकलाप और रोजी रोटी दोनों चलता है। प्रकृति, मानव के जो प्रकृतिकरण है उसमें यही कहा गया है कि जो आदिम टाइम के लोग थे, वो आदिम टाइम के लोग यानी कि आदिम टाइम के जो लोग थे, आदिम समय के लोग थे, के लोगों का हर एक चीज क्या था, प्रकृति के दायरे में था। इससे बाहर वो अपने आप को नहीं निकाल सका। हथियार भी आदिम टाइम में वैसे ही होते थे, पत्थर उत्थर से बनाया जाता था। तो प्रकृति के ही दायरे में रहा, वो प्रकृति से बाहर नहीं निकला। इसको चूंकि मानव का प्रकृतिकरण है, इसको समझना है। दूसरा एक वर्ड होगा आपके, प्रकृति का मानवीकरण। मैं यहाँ समझा देता हूं। तो प्रकृति का मानवीकरण जब होगा, ये प्रकृति पहले आ जाएगा, मानव बाद में जाएगा। प्रकृति का मानवीकरण, नीचे लिख देता हूं, प्रकृति का मानवीकरण जब ये पहले आ जाएगा और मानवीकरण बाद में होगा, इसमें प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है। प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से क्या किया, मनुष्य ने अपने लिए रहने के लिए सुरक्षित जगहों पे घर बनाया, सड़क, पुल, रेल मार्ग, ये सारे काम किए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से। तो प्रकृति का क्या कर दिया गया, मानवीकरण कर दिया गया। ठीक है, और मानव के प्रकृतिकरण का मतलब ये होता है कि मानव प्रकृति के हिसाब से चलेगा। ठीक, दूसरा है, एक चीज और इसमें बता देता हूं कि इसी जो मानव के प्रकृतिकरण है, इसी को क्या कहते हैं, पर्यावरणीय व्यवहारवाद या पर्यावरणीय व्यवहारवाद। ठीक है ना, इसी को कहा जाता है। दूसरा दूसरा क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे से इसने लिख रखा है। वो ये लिख रखा है, एक तो जब भी मानव भूगोल है ना,
टिप्पणी लिखे, वर्णन लिखे या कुछ भी लिखना हो मानव भूगोल के बारे में, सबसे पहले मानव भूगोल का परिभाषा लिखना है। मानव भूगोल किसे कहते हैं, ठीक, मानव भूगोल किसे कहते हैं। इसको लिखने के बाद हम उसके बारे में आगे लिखेंगे। तो इसके बारे में जो सेकंड सेंटेंस है आपके बुक में, उसमें लिख रखा है, एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया। मानव को पोषित किया, फिर से मैं समझाता हूं, मानव को पोषित करना, वे सभी तत्व जो मानव को पोषित किया है। तो पोषित करना, तत्व मतलब जल, वायु, पृथ्वी पे जितने भी हैं, पेड़ पौधे, जानवर जो भी हैं, सबको आप इसमें शामिल कर लीजिए। पोषित करना, ये पोषण का मतलब, पोषित का मतलब होता है सस्टेन। सस्टेन किसको कहते हैं, फिर से मैं बता देता हूं। सस्टेन उसको कहते हैं जो आपको जीवित रखे, या स्वस्थ बनाए रखे। ठीक है, तो मानव को जीवित रखा है और मानव को स्वस्थ बनाए रखा। कौन? प्रकृति में जो तत्व हैं वो, उसकी बात ये कह रहा है। आगे कह रहा है, अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया और द्वैतवाद ने क्या किया, तर्क वितर्क को बढ़ा दिया। उसने ये कहा है कि क्या भूगोल के विषय को भी सिद्धांतिक रूप दिया जाना चाहिए, क्रम में, सीक्वेंस में लिखना चाहिए। इसी सब चीज को इसमें लिखना है आपको। ठीक है, आप एक बार लिखेंगे, कोशिश करेंगे, जहां भी डाउट होगा, जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा, मुझको फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।